अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। एक नई सुबह, नई सोच, नए जज्बे और नए वलवले के साथ आपको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह खुशबाश और जिस तरह जोश और वलवले के साथ आपको कहते हैं उसी तरह के हसनैन लियाकत। और आप सबको कहेंगे खुश आमदीद एक बार फिर से। और नई सुबह का आगाज आपका हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो हम लोग आपकी सुबह को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुबह की सोच में मौजूद हैं। आज हमारे पास बहुत कुछ है क्योंकि जंग और जंग में जो हमारी जीत हुई है वो भी हमने काफी कुछ सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, उसकी सेलिब्रेशन खत्म तो नहीं हो सकती, हम रोजाना टच जरूर करेंगे उसको, लेकिन दीगर मामला जिंदगी भी तो दी है एग्जैक्टली और दूसरे मामलात को भी देखना जरूरी है। लेकिन स्टार्ट भी अब हमने क्योंकि बात कर ली तो जैसे स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पाक भारत कशीदगी के बाद आपको पता है कि जब कशीदगी हो रही थी तो बहुत सी फ्लाइट ऑपरेशन जो था वो रुक गया था, लेकिन अब फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। और पाक भारत कशीदगी के बायस 7 सऊदी अरब की और 3 PIA की परवाजें मुअत्तल हुई थी। और एयरपोर्ट ज़राए ने यह भी बताया था कि 15 ममालिक ने पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं। और इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो सऊदी एयरलाइन ने लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें शुरू की हैं। PIA सराय का ये भी कहना है कि PIA 20 मई से आज़मीन हज को जद्दा पहुंचा देगी और ये ऑपरेशन 29 मई तक जारी रहेगा बगैर किसी तातुल के। और PIA 36,000 से ज़ायद आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाएगी। और फिर PIA जो है वो कबल हज यानी कि हज से पहले ऑपरेशन जारी है ये। और PIA ने 40 परवाज़ों से 12,500 से ज़ायद आज़मीन को मदीना मुनव्वरा अभी पहुंचा दिया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। और क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान का भी मुतासिर हुआ था और जिन लोगों ने हज पे जाना था उनको बहुत तशवीश थी। अब PIA की जानिब से ये बता दिया गया है कि हज के ऑपरेशन को स्टार्ट भी कर दिया गया है। तकरीबन 12,500 जिस तरह से गजल ने बताया आजमीन को ऑलरेडी मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया गया। और जो 36,000 आजमीन थे, सो 24,000 बाकी हैं तो उनको भी पहुंचा दिया जाएगा। परेशानी की जरूरत नहीं है। आपकी PIA की फ्लाइट्स और पूरी दुनिया की जितनी भी फ्लाइट्स है, आपने अगर किसी और एयरलाइन का टिकट लिया हुआ है तो वो स्टार्ट हो चुकी है। और इंशाल्लाह आपकी जो आमदोरफ्त का सिलसिला है इंटरनेशनल हवाओं में वो उसका आगाज हो चुका है। खवातीन वज़ात अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जहां पे जंग हुई वहां पे बहुत से पॉजिटिव चीजें भी हुई, कुछ ऐसे लोग भी थे गजल जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुए। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान एयरफोर्स के औरंगजेब अहमद की, जो पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद हर दिल अजीज शख्स बन चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्रश हो चुका है बहुत सारे लोगों का। औरंगजेब अहमद अपनी पुरसुकून मज़ाहिया और दिलचस्प शख्सियत की वजह से पाकिस्तानी नौजवानों में काफी मकबूल हो चुके हैं। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के तर्जुमान के तौर पर तफसीलात बता रहे थे जो पाकिस्तान ने भारत की जारियत के खिलाफ की। इंडिया अगर उसकी बात की जाए तो इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाले पाकिस्तानी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद नुमाया थे। 7 से 21 मई तक भारत में गूगल पर 10 मिलियन से ज्यादा बार सीज फायर का मतलब तलाश किया गया और पाकिस्तान में राफेल जेट और औरंगजेब अहमद को 2 लाख बार सर्च किया गया। अब आपको पता है कि जो औरंगजेब साहब हैं कितने ज्यादा टॉप सर्चेस में आ रहे हैं ऑन गूगल बाय पाकिस्तानीज। और ये चीज इंडिया खुद लिख रहा है, इंडिया की चीज बता रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और इस वक्त आप टिकटॉक देखें, फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, कितने ज्यादा वो फेमस हो चुके हैं। मतलब आप औरंगजेब साहब आप वाइडली जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं। जुमला बड़ा फेमस था ना कि आई विल स्टार्ट वेयर आई लेफ्ट PF वर्सेस IAF 6-0। बिल्कुल एग्जैक्टली ये उनका जो जुमला है, जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और औरंगजेब साहब को मैं मुबारकबाद भी दूंगी और उनको ये भी कहूंगी कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अमंग पाकिस्तानी यूथ जो है उसमें, क्योंकि आपने आदमपुर उसके बाद जितने भी एयर बेसिस थी इंडिया की, जितने भी एयरफील्ड थी और बहुत सी जो टारगेट से उनको कामयाबी से निशाना बनाया था। और उसके बाद आप इस तरह से फेमस हुए हैं। अब हमारा नया एयर चीफ यही बनेगा मेरे ख्याल है कि वो वाइस हैं, मुझे भी तो बड़े हैंडसम एयर चीफ हमारे बनने वाले हैं। एग्जैक्टली। और अब इवन मैं आपको ये भी बताऊं हसनैन कि अब तो इनके ऊपर मूवी बनाने की भी बातें कर रही हैं। और यहाँ तक के बहस हो रही है कि कौन सा जो हमारा पाकिस्तानी एक्टर है वो इनका किरदार निभाएगा, क्योंकि फवाद खान के हवाले से बात की जा रही है। अल्लाह करे कि अच्छी मूवी बनाए, ये ना हो कि कहें मौले नो मौला ही मारेगा। बिल्कुल, लेकिन फवाद खान की भी बात हो रही है कि शायद वो इनका कैरेक्टर निभा सकते हैं क्योंकि उनकी फेस की रिजेम्बलेंस काफी इनसे मैच होती है। खैर लेट्स सी के एक बार फिर से हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं। आप पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हो गए और इंडिया जैसा मुल्क आपके हवाले से ये लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसकी कमी बिल्कुल नहीं है।
अब पाकिस्तान हर जगह से अपने हुनर का लोहा मनवा रहा है, चाहे वो जंग हो, खेल हो, सिफारती महाज हो, IT सेक्टर हो, मतलब जितना कुछ भी आप कहें, जितना कुछ भी कह सकते हैं, जो भी फील्ड है उसमें पाकिस्तान आगे आगे है और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी कौपे-माँ की मैं बात कर रही हूँ साजिद अली की, साजिद अली सदपारा की, जिन्होंने बगैर ऑक्सीजन के 7वीं बुलंद तरीन चोटी धौलागिरी को सर कर लिया है और विदाउट ऑक्सीजन और अनसपोर्टेड ये उन्होंने चोटी को सर किया है। साथ आपको ये भी बता दूं कि उनकी पहली कामयाबी नहीं है, इससे पहले वो 2023 में माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है उसको भी सर कर चुके हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो दीगर गेशर ब्रह्म और 2 इस तरह की चोटी उसको भी सर किया हुआ है, फिर K2 को भी वो सर कर चुके हैं और आलमी जो होता है ना मंजरनामा, उसमें ये अपना नाम बनाते हैं। और मतलब विदाउट ऑक्सीजन कैसे बंदा जा सकता है वहां, तो मैं तो सोच के ही पागल हो जाती हूँ कि बंदा कैसे जा सकता है वहां। बिल्कुल ऐसी गजल जो आपने माउंट एवरेस्ट की बात की, वो तो लाजमी तौर पे उन्होंने ऑक्सीजन के साथ किया था, लेकिन ये जो कारनामा है ये विदाउट ऑक्सीजन उन्होंने दुनिया की 6ठी बड़ी चोटी को सर किया है। और सतपारा का जब भी नाम आता है ना, तो इस नाम से हमारे बहुत प्यार भी है। हमारे जो सबसे मशहूर कोपैमा थे वो भी उनको भी सतपारा ही कहा जाता था, इसी बरादरी से थे वो। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन औज़ात, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो मैंने आपको बतानी है। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमने ना टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन कर लिया, लेकिन टेक्नोलॉजी की बताई हुई हर बात दुरुस्त नहीं होती। जो आप उसमें फीड करते हैं ऐसा ही आपको वो आंसर भी देती है। और कुछ ऐसा वाकया हम आपसे शेयर करते हैं। एक ग्रीक खातून है जिसने चैट GPT के जवाबात पढ़कर अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि यूनानी मीडिया के मुताबिक खातून ने टिसोग्राफी के जदीद तरीके को जानने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया। और टिसोग्राफी चाय या कॉफी के कप को पढ़ने का कदीम फन है। खातून ने टिसोग्राफी के लिए अपने शोहर के कॉफी कप की तस्वीर शेयर की, तो चैट GPT ने इंकशाफ किया कि उनका शोहर एक कम उम्र खातून से मोहब्बत करता है और उस खातून का नाम ई से शुरू होता है और उसके साथ मिलके वो आपको धोखा दे रहा है। हम ये भी बता दें कि दोनों की शादी 12 साल का अरसा गुजर चुका है और उसके शोहर का कहना था कि पहले मैं इस बात को संजीदा नहीं ले रहा था क्योंकि मेरी बीवी वायरल ट्रेंड्स में हिस्सा लेने के लिए बहुत कुछ करती है, उसको इसका शौक भी है, लेकिन जब मुझे वकील की कॉल आई तो मैंने मामले को संजीदा लिया और मैंने समझा कि वाकई चैट GPT ने हमारा रिश्ता खराब कर दिया। बिल्कुल। अब ये स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बहुत से फायदे होते हैं वहाँ उसके नुकसानात भी होते हैं और टेक्नोलॉजी को उसी तरह से इस्तेमाल किया जाए जैसे उसका सही तरीका है। आप हर चीज़ पे अगर रिलाई करने लग जाएंगे AI पर, चैट GPT पर, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी जिंदगियों पर भी डालेगी। अब 12 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, 2 बच्चे भी हैं और सिर्फ एक चैट GPT की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप अदालत पहुंच गई और तलाक के लिए आपने दरख्वास्त दायर कर दी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें और सोच समझकर अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलें। टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको जबरदस्त स्टोरी बताते हैं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो तो जहां पर हम उसके नुकसान की बात करते हैं, फायदे की भी बात करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी ने इस दुनिया में इतनी तरक्की कर ली है कि किसी भी प्लांट का सफर करना आसान हो गया है। चाइना की बात अगर मैं करूं तो चाइना एक सुपरसोनिक तैयारा बना रहा है जो 7 घंटे में दुनिया का चक्कर लगा सकता है। कैन यू इमेजिन कि कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि 2027 तक इसकी पहली परवाज हो सके और ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये जहाज न्यूयॉर्क से लंदन का सफर महज 90 मिनट में तय कर लेगा। और अगर ये कामयाबी के साथ हो जाता है तो 2027 तक एक ये अहम साल साबित हो जाएगा चाइना से रिलेटेड, क्योंकि ये सिर्फ कुछ घंटों का सफर होगा जो तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसी गजल जो आपने बात की सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी की, इसके हवाले से पूरी दुनिया काम कर रही है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक प्लेनेट से आप दूसरे प्लेनेट में 90 मिनट में 30 मिनट में पहुंच सकते हैं, एक जगह से, एक बड़े आजम से। लेकिन अब ये प्लेनेट्स की भी बात हो रही है कि आप मरीज से चांद तक कैसे पहुंच सकते हैं और चांद से मुश्तरी तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए भी सुपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि जिस तेज रफ्तारी के साथ चाइना तरक्की कर रहा है, शायद वो सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी सबसे पहले बना लेगा। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको डोनाल्ड ट्रंप की हवाले से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त सऊदीया में मौजूद हैं और तकरीबन $600 बिलियन की तारीखी मुआहदे वो कर चुके हैं और अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी ये सरमायाकारी साबित होगी। और ये शराकतदारी अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मसनूई जहानत की उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मतलब कि दिफा, तवानाई, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बदौलत सऊदीया और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आलमी जो एक मेन प्लेयर है वो सऊदीया को बना सकते हैं। और ये इकदाम
दोनों ममालिक के दरमियान जिद्दत और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने के लिए बहुत आम और मौसर साबित हो सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। आपने इतनी ज़्यादा मतलब स्टोरी को इन्फॉर्मेशन दी है कि मुझे शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और बहुत कुछ मुआहदे भी हो सकते हैं। इस पर चलकर आगे बात करेंगे। ये था हमारा सोशल स्टोरीज का सेगमेंट, और सोशल स्टोरीज का सेगमेंट हमारा खत्म हो गया, और बताने का आपके साथ इतना कुछ शेयर करने का मकसद यही था कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग की, जहां पर पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। और बल्दिया टाउन कराची की बाहिम्मत और बासलाहियत बेटी राबिया नूर ने आज़रबाईजान के शहर बाकू में होने वाली आलमी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन एक बार फिर से कर दिया है। और राबिया ने जीतने के बाद कहा कि उन्होंने 4 राउंड खेलकर फाइट जीती है, जिस पर उन्हें बेहद खुशी है। राबिया नूर ने टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी का शुक्रिया भी इस हवाले से अदा किया, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसी है। बल्दिया टाउन की बेटी ने मेहनत, हौसले और अज़्म से दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं है। राबिया नूर बल्दिया टाउन कराची की रिहायशी है। उन्होंने कौमी सतह पर मुतादिद एजाज़ात जीते। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग और गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन चैंपियन राबिया मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हमें जीतती हुई नजर आई। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे आगा कलीम साहब भी, जिन्होंने आज़रबाईजान में बहुत सारे मुकाबले जीते और अब वो आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत में भी मौजूद है। आग कलीम के हवाले चलूँ तो उन्होंने भी अपने मद्दे मुकाबिल को हराया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आग कलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और राबिया नूर आपका भी शुक्रिया। वैसे दोनों खिलाड़ी भी हैं, लेकिन आगा साहब राबिया के कोच भी हैं। आगा साहब, थैंक यू सो मच। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ ABN न्यूज़ में। राबिया तो इससे पहले भी आ चुकी हैं। पूरी कौम की तरफ से आपको मुबारकबाद हो। क्या कहेंगे आप इस जीत के हवाले से? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रिया करता हूँ सब अल्लाह ताला का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, ताकत दी। उसके बाद मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स का, मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के, इस फाइट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फाइट के लिए पहुँचा। और मेरे अज़रबैजान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ाइट थी, एक प्रोफेशनल फ़ाइट थी, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपोनेंट को सिर्फ 15 सेकंड में नॉकआउट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड प्रोफेशनल फ़ाइट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक और मैंने गोल्ड विन किया। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनवरी में इधर आया हुआ था, तऊज़ अज़रबैजान। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने सिर्फ 48 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट विन की थी। तो ये सब चीज़ें बताना बड़ा आसान है कि 48 सेकंड में विन किया, 20 सेकंड में विन किया, 15 सेकंड में विन किया। इसके पीछे होती सपोर्ट बड़ी मस्ट होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर इसकी भी सपोर्ट ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता। ज़ाहिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ाहिर से सर एहसन अहमद भाई का, जिन्होंने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। जुबली इंश्योरेंस का, और टीम टैपमेट का, टीम माइको का, और एवन ट्रिसल का, सर सलीम खारसा, सर अली गिरानी का, जिन्होंने मुझे इस इवेंट से सपोर्ट किया, प्रमोट किया। और खास तौर जो है ना शुक्रिया अदा करूंगा सर अली परवेज भाई का, जिन्होंने मुझे हर इवेंट के लिए सही मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट ना करे तो मैं यहाँ नहीं होता। सर आसिम गजनफर साहब का, और उसके अलावा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे इवेंट को पॉसिबल बनाया। अगर ये लोग ना होते तो मैं इस इवेंट को पॉसिबल नहीं बनाता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुंचा। मैंने अपने को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से 15 सेकंड में नॉकआउट किया, और एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल फाइट मैंने विन की। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, 2 टाइम एशियन चैंपियन था, 2 टाइम वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, 1 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडलिस्ट था, 4 टाइम इंटरनेशनल चैंपियन था, 2 टाइम नेशनल चैंपियन। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चैंपियनशिप विन करने के बाद भी जो सपोर्ट है हमें अभी तक नहीं मिली, क्योंकि बेसिकली जो ताल्लुक है मेरा वो कोयटा के लिए शाइकोट से। मगर कराची के शहर बल्दिया टाउन में जो है ना, मैं एक चाय होटल पे काम करता हूँ, तो इनके ताल्लुक भी बल्दिया टाउन से ही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बल्दिया टाउन से ही है, और ये स्टूडेंट भी मेरी है। तो हम लोग माशाल्लाह जबरदस्त चाय के होटल पे काम करने वाले आगा कलीम पाकिस्तान का नाम रोशन कर एग्जैक्टली पाकिस्तान का नाम रोशन करे। और अलमिया ये है कि इनको गवर्नमेंट की जानिब से उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। राबिया को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राबिया, मुझे आप बताएं कि आपने 4 राउंड खेलकर ये फाइट जीती है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ताकत दी और इस काबिल बनाया कि मैं जो है इस वक्त आलमी सतह में जो है वो मुकाबले जीत रही हूँ। और मैं अपने कोच का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे ट्रेनिंग दी। और इससे पहले मैंने आर्मी सतह पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया कजाकिस्तान में, तो मैं विन नहीं कर पाई कुछ इश्यूज की वजह से। मैं बीमार भी थी और मैं जो है वो फाइट विन नहीं कर पाई, और पाकिस्तान की मैंने ब्राउन्स लिया। लेकिन तब मैंने अहद किया कि नहीं, अब मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाना है। मैंने जो है वो पाकिस्तान की बेटी हूँ और पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ करना है। तो मेरे आगे एशियन चैंपियनशिप आई अजरबैजान में,
तो मैंने वहां पे जो है वो पूरे एशिया में पाकिस्तान के लिए गोल्ड विन किया। और इसके बाद आर्मी प्रोफेशनल फाइट साइट जो कि गुज़िश्ता रोज थी, उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और मेरा जो ये ख्वाब था वो पूरा हुआ कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के नाम मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं चाहती यही थी स्टार्टिंग से कि मैं उन लड़कियों का सहारा बनूं जो लड़कियां करना चाहती हैं, लेकिन फैमिली इशूज की वजह से, मुआशरे की वजह से कर नहीं पाती। तो मेरा मेन मकसद है कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, उनकी मिसाल बनूं। और अब बात आती है कि आप मुकाबलों पे जाते हैं और आपको सपोर्ट कौन करता है, तो मुझे इस बार सपोर्ट किया है अब्दुल करीम हसानी ने, जो कि बल्दिया टाउन के चेयरमैन भी हैं और हुकूमती बंदे पीपल्स पार्टी के। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वैसे तो हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इनकी तरफ से मुझे सपोर्ट हुई, मेरा टिकट हुआ, तो मेरे हाल मशकूर हूँ इनकी, क्योंकि इनकी वजह से मेरा जाना पॉसिबल हुआ। जबरदस्त राबिया, इस हवाले से तो हम पूछेंगे आपसे। आगा साहब, आप ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि आप एक होटल में भी काम करते हैं। अब होटल में काम करके अपना गुजर बसर भी आपने करना है, फिर इंटरनेशनल फाइट्स भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी है, बाहर भी जाना है। अभी आप बाकू में मौजूद हैं और वहां पे जाके पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये सारा सफर? बिल्कुल, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब देखो मैं हम लोग यहाँ पर आज से 15 साल पहले मैं जो है ना कराची आया और हमने काम स्टार्ट किया होटल में। मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, चाची, हम सारे होटल में काम करते हैं। हमारा एक होटल है बल्दिया टाउन में, वहाँ हम काम भी करते हैं। फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हो, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप 8-10 घंटे का काम करते हो, फिर ट्रेनिंग 4 घंटे करते हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जो सबसे मुश्किल मरहला होता है, अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढना, उसके पास जाना, उसके पास जाना, भाई ये मेरे बैग है। आप यकीन करें, इस वक्त मेरे पास 8 बेल्ट पड़े हुए, इस तरह के बड़े बड़े 8 बेल्ट से, और 20+ मेरे मेडल पड़े हुए, सारे पूरा बैग मेरा भरा हुआ। मैं लोगों को जाता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई ये मेरे मेडल है, ये मेरे बेल्ट से आप सपोर्ट करें, प्रमोट के हुकूमती इदारों के पास गया, उनके पास गया हूँ, मगर जो सपोर्ट था मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर उसके बाद जो ना आप वेट कट करते हो, मेहनत करते हो, जो मेन चीज होती है सपोर्ट, वो भी आप बिल्कुल आपको नहीं मिलती है। तो मैं बड़ा बड़ा डिमोटिवेट भी कई बार होता हूँ, मगर हिम्मत नहीं हारता हूँ कि यार आपने हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह भी बुरे दिन है, अच्छे दिन आएंगे। तो भी इनको मैं यही मोटिवेशन देता हूँ हर बंदे को। जो मेरे क्लब में बच्चे आते हैं, आप यकीन करें, ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास फीस नहीं होती कुछ। हमने क्लब बनाया तो हम लोगों से फीस भी नहीं लेते, जिनके पास फीस नहीं होती है हम कोशिश करते हैं कम से कम फीस ले। जो गरीब होते हैं उनसे फीस भी नहीं लेते। तो देखो, जो मेरे पे गुजरी, मेरे साथ किसी और पे गुजरे, अब ये मेरी स्टूडेंट है, मैंने इससे आज कोई फीस नहीं ली है, ना कोई उससे वो की, इनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सपोर्ट भी किया, सब कुछ किया। तो ये मेन चीज ये होती है यार, जब आपके पास कोई रास्ता होता है सपोर्ट करने का, तो आप बच्चों को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। तो हमारी मेन कोशिश ये होती है, जिस तरह की सपोर्ट मिलती है हम लोग अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं। अगर मैंने बताया जिस तरह के एहसन अहमद भाई है, उन्होंने मुझे डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, भी सपोर्ट किया, और वलीद अजीज भाई, इनको भी सपोर्ट किया, मुझे भी सपोर्ट किया। और मेन नंबर जो इसके अलावा अली परवेज भाई है, उन्होंने मुझे, देखो उसमें कॉल करता हूँ, अली भाई मेरा टिकट आ रहा है, मुझे नेक्स्ट फाइट आ रही है, टिकट करवा के देते हैं। एहसन अहमद भाई, मेरे चैंपियनशिप के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे जो ना वीजा फीस चाहिए, तो करवा के देते हैं। तो इस तरह ये लोग, जो इनका होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज मौजूद हूँ तो इसका मेन रीजन बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उन तमाम तर लोगों को आपने भी बता दिया, राबिया ने भी बता दिया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। और आप दोनों ने आज बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जाना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साग अलीम और राबिया नूर, आप ABN न्यूज़ के साथ इस वक्त सुबह में मौजूद थे। ख़वातीन व हज़रात, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने नाम रोशन किया है ना पाकिस्तान का, विदाउट मतलब आप सूरत हाल में कि होटल पे काम करने वाला शख्स 6 बिल्ट अपने पास रखे। बिल्कुल। और जिस तरह से राबिया भी बता रही थी कि एज अ फीमेल उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर आपको पता है कि जब ऐसी जगहों से ताल्लुक हो, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल होता है, ऐसे में निकल कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जितना भी सराहा जाए शायद कम होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई, फिर घर, फिर जॉब। तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते जी। अब कराची का रुख करते हैं। कराची से 2 शख्सियात थी, लेकिन ये बाकू में मौजूद थे। कराची में 84 इंच पानी की पाइपलाइन फटने से मुतालिक तहकीकात में चीफ इंजीनियर PWD TMA जफर पुलिजो को ओहदे से फारिग कर दिया गया और SC मोहम्मद एजाज को चीफ इंजीनियर का इजाफी ओहदा दिया गया। और वाटर कॉर्पोरेशन हकाम ने 30 अप्रैल को तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। 3 रुकनी कमेटी में MD प्लानिंग और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल थे। कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट जमा करानी थी, लेकिन अब 13 रोज के बाद भी तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी। ये पाकिस्तान का ये अलमिया तो है ही है। जंग के बाद हमें ये सारी सूरत हाल पता चल रही है। बिल्कुल, अब हम बहुत जंग कर रहे थे ना, लेकिन उसके साथ ये मामलात भी चल रहे थे जिनको रिपोर्ट करना जरूरी था। इसी हवाले से मुकम्मल डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अली कराची से। बिलाल, बताइएगा ये क्या मामला है, इसकी मुकम्मल डिटेल्स शेयर करें। जी देखिए, ये जो 84 इंच की लाइन है, ये इससे पहले भी जो है वो फटी थी, फिर दोबारा जो है वो फटी थी। जब इसमें तहकीकात की गई तो जो 84 इंच की जो लाइनें थी
इसमें 42 और 42 इंच की जो दो लाइनें थी, उसमें जो है वो कुंडा मार के जो है वो हाइड्रेंट को जो है वो दिया जा रहा था, पानी चोरी की जा रही थी। पहले भी इससे पहले पानी की लाइन फटी, फिर दोबारा पानी की लाइन फटी। इससे जब दूसरी बार जो लाइन फटी तो जो जामे कराची है वहां से उसकी लाइन जो फटी है, उसके बाद जो है पूरी जामे कराची में जो है वो पानी हो गया। तमाम कराची के जितने भी डिपार्टमेंट है जामे कराची के, वो तालाब को मंजर पेश करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में पीने के पानी नहीं है और शहर भर में जो है वो रोडों पे जो है वो पानी नजर आता दिखाई दे रहा था। उस पर जो है तहकीकात की गई, उसके बाद तहकीकात पहले भी तहकीकात की गई, फिर वो अंदर के जो वाटर एंड सर्विस के जो लोग थे उन्होंने मामले को जो है मिट्टी डाल दी और वो मामला बैठ गया। फिर दोबारा जो है लाइन फटी, उसके बाद फिर दोबारा तहकीकात की गई कि भाई आया क्या वजह है कि इसमें क्यों ये लाइन फट जाती है। क्योंकि 84 इंच की जो लाइन है वो बहुत बड़ी लाइन होती है, उससे पूरे आधे कराची में तकरीबन समझ लें कि पानी तब्सील किया जाता है। आज भी कराची में जो है वो कई हद तक जो है पानी नहीं आता। उसके बाद तहकीकात की गई, तमाम लोगों को बिठाया गया। उसके बाद फिर जफर पली जो है इंजीनियर है DWN की, उनकी जो है पोस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद उनकी जगह जो है एजाज को जो है वो लगा दिया गया है। अभी भी हमारे जराये ये बताते हैं कि जो ये लाइन है उससे कई हद तक जो है वो जो है उसको 84 इंच जो है वो ठेके पे दिए जाने के जो है इंकशाफ किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे इंकशाफ भी हो रहे हैं और अल्लाह करे कि कराची के जो पानी के मसाइल हैं, पानी पीने का नहीं है लेकिन सड़कों पर पानी जो है वो जाया हो रहा है। ये 50 साल पुरानी जो कि इस वक्त मुरम्मत होने के लिए उसके ऊपर तहकीकाती कमेटी बैठा दी गई है कि और फिर उसके बाद कोई पेशरफ्त होगी, मुरम्मत नहीं हो। खबरतीन उधर यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जिस तरह से पाक भारत, एक तो जब भी पाक भारत का नाम आता है सारी कशीदगी मेरे पे ही आती है, हसनैन बिल्कुल चुप हो जाते हैं। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का 4 रोज़ा दौरा इस वक्त है और मशरिक़ वुस्ता यानी कि अमेरिका के लिए इस वक्त इंतहाई अहम ये दौरा है। और डोनाल्ड ट्रंप 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब कल पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ तवानाई, दिफा, कानकुनी और दीगर शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मादे पर दस्तखत भी कर लिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरब की जानिब से $600 अरब की सरमायाकारी का वादा भी किया गया है, जिसमें आप ये कह लें कि 142 अरब डॉलर जो है दिफाई है, एग्जैक्टली वो दिफाई है। जी हाँ, दिफाई साजो सामान की खरीदो फरोख्त पर खर्च किए जाएंगे। और इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जी, आज हमारे साथ हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत बैरिस्टर साद रसूल साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैरिस्टर साहब आपको आवाज आ रही? जी अच्छा, बैरिस्टर साहब ट्रंप का दौरा अगर सऊदीया की बात की जाए तो किसी भी प्रेसिडेंट का, क्योंकि उनकी दूसरी टर्म है और उनका ये दौरा है और पहला मुल्क उन्होंने सऊदीया चुना है। मशरिक़ वुस्ता का एक इंपॉर्टेंट मुल्क है सऊदीया, मुसलमानों के लिए भी लेकिन पैसे के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये कितना सिग्निफिकेंट है उनका पहला दौरा सऊदीया का? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, चीन और रूस और इस तरह के 2-4 और ममालिक समेत जिसकी इस तरह की मूव के प्रेसिडेंट अपनी टर्म का पहला बाहर का दौरा कहाँ करेगा, ये बड़ा मीनिंगफुल होता है। ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है। वो इसकी मैसेजिंग को एनालाइज करते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना है। तो ये इंडिकेट करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंस को। उनके पास 3, 4, 5 ऑप्शंस थी जिसके अंदर से वो पिक कर सकते थे। या तो वो अपने किसी बिल्कुल ही एलाई के पास चले जाते, वो इंग्लैंड चले जाते, कनाडा जा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, इनमें से यूरोप के किसी मुल्क जा सकते थे। आजकल इनमें से बहुत से मुल्क उनसे नाराज हैं मुख्तलिफ बातों की वजह से, लेकिन यहाँ पे जा सकते थे। दूसरा, वो अपनी जो लैटिन अमेरिका, जो अमेरिकन इफेक्टिवली लार्जर कॉन्टिनेंट है, उसमें से किसी मुल्क में जहाँ पे उनकी बॉर्डर रिलेटेड इशू, जो उनके इलेक्शन में सबसे ज़रूरी उनका इशू था, वहाँ जा सकते थे, मैक्सिको, ब्राज़ील, किसी भी ऐसी जगह पे। तीसरा, वो अपनी एक ऐसी सिचुएशन में जा सकते थे, जो एक ऐसी जगह जा सकते थे जहां पे यूरोप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो या दिखाया जाए कि अमेरिका का फोकस है यूरोपियन इश्यूज पे, अटलांटिक इशू पे। यानी कि वो यूक्रेन जा सकते थे और यूरोप को ये सिग्नल कर सकते थे कि हम रूस के पर्सपेक्टिव के अंदर सीज फायर तो करवा रहे हैं, लेकिन हम यूरोप के साथ खड़े हैं और ये मैं एक यूक्रेन का दौरा करूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात
जो एक और जगह इंडो पैसिफिक जहां पे अमेरिका की बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट्स हैं चीन के पर्सपेक्टिव में, वो वहां का दौरा कर सकते थे। वो कोई सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान और अगर बहुत ज्यादा करें तो ताइवान जैसी किसी जगह का दौरा कर सकते थे, ये दिखाने के लिए कि ये हमारा प्रेफरेंस है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। लेकिन उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब का, जो उस बात को इंडिकेट करता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी के अंदर मिडिल ईस्ट का सबसे कलीदी रोल होगा। और ये उस बात की कंटिन्यूएशन है बट साहब हम यही से कंटिन्यू डोनाल्ड करेंगे। ट्रंप की यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है, एक न्यूज़ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बैरिस्टर साद रसूल साहब से पूछेंगे मजीद इस दौरे के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का 4 रोज़ा दौरा है और अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है या फिर अब मजीद भी होगी, किन किन मामलात पर बातचीत मुतवक्के है? नेचुरली मिडिल ईस्ट की जो लार्जर अमेरिकन इंटरेस्ट और पॉलिसी है वो तमाम जेर बहस आएगी। सही। एक तो फलस्तीन और इसराइल और इन्हीं से जुड़े जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, इन ममालिक की कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब का ना सिर्फ कि ये अक्रॉस द गल्फ नेबर्स भी हैं इनमें से कुछ, बल्कि उनका लार्जर इंटरेस्ट जो उनका रीजनल इन्फ्लुएंस है वो यहाँ तक फैलता है। दूसरा, नेचुरली हूतीज और यमन के ऊपर कुछ बात होगी, क्योंकि ये एक ऐसी रीसेंट इशू है जिसमें सऊदी अरब का बड़ा रोल रहा है, अमेरिका के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन रही है और वो इस गल्फ रीजन को इम्पैक्ट करते हैं। तीसरा, शायद सबसे इंपॉर्टेंट, सऊदी अरब के दौरे के अंदर ईरान और सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव के अंदर क्या मजीद मामलात हैं। अल्लाह का शुक्र है रिसेंटली तो ऐसी खबरें आ रही थी कि ये हालात इन दोनों बरादर ममालिक के बेहतर हो रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद होंगे। लेकिन नेचुरली ईरान की पॉलिसी भी जेर बहस आएगी। और इस नई सिचुएशन में जो पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन है, क्योंकि सऊदी अरब का एक बड़ा इंटेग्रल रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और आपने देखा ही रिसेंटली मोदी के दौरे के पर्सपेक्टिव से भी कि भारत के साथ भी सऊदी अरब की एक रीजनेबल रिलेशनशिप है। इस पर्सपेक्टिव के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया वुड बी दी अदर या चौथा वो एलिमेंट जो मेरा ख्याल है पॉलिसी के अंदर जेर बहस आएगा। और नेचुरली कुछ उनके बायलैटरल एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर टैरिफ मेरा ख्याल है सबसे बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदिया का इंतखाब किया, मतलब कि वो खुद भी एक ताजिर हैं और ताजिर ने सऊदिया का इंतखाब किया जहाँ पे तेल की दौलत से ये पूरा का पूरा खित्ता माला माल है, और स्पेशली अगर सऊदिया की बात की जाए तो उनके पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस तमाम तर में क्या हम कहीं चाइना को रिलेट कर सकते हैं कि ये कहीं से चाइना को थ्रेट कर सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक चाइना से भी है? ये मेरा नहीं ख्याल कि चाइना का इससे कोई ज्यादा ताल्लुक है। अमेरिका की एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग और बड़ी डीप रिलेशनशिप है सऊदी अरब के साथ, जो इस पावर पॉलिटिक्स के अंदर चाइना के एंटर करने से पहले, जो चाइना तो इफेक्टिवली सिर्फ 70s में आया, उससे एक डीपर रिलेशनशिप है अमेरिका की सऊदी अरब के साथ, और आई एम श्योर कि इसी वजह से वो गए हैं। मेरा ख्याल है कि तेल के ऊपर, जहां आपने दुरुस्त फरमाया कि कुछ बात होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तेल सेंट्रल पॉलिसी या डिस्कशन पर्सपेक्टिव होगा। आपने रीसेंट रिपोर्ट्स देखी हैं कि पिछले 5-7 सालों के अंदर अमेरिका तेल के अंदर नेट एक्सपोर्टर है, यानी कि वो जो अपना तेल प्रोड्यूस करता है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और वैसे भी लार्जली ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप मूव कर रहे हैं। तो तेल ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी डिस्कशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने बात की है, सऊदी अरब की भी बात की है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हटकर बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है? पहले हम देख रहे थे उनके ऐसे बयानात आना कि हम इस जंग में कोई हमारा सरोकार नहीं है, फिर अचानक से ऐसे सीज फायर कराना, इसके पीछे आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? नहीं जानता कि उनकी दिलचस्पी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, या इसके अंदर कोई खास वजह या नहीं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर ये बात जरूरी भी नहीं कि किस वजह से नेसेसरली उनका इंटरेस्ट ऐसे पीक किया। एक तो नेचुरल वजह है कि पाकिस्तान भारत की भी जंग हुई है,
जिसको माशाल्लाह पाकिस्तान ने जीता है और सारी दुनिया को सरप्राइज किया है, ख़ास तौर पे अमेरिका की इंटेलिजेंस को, जिन्होंने फिर रिपोर्ट दी आगे। इंटरनेशनल जरीदे अब इस पे रिपोर्ट कर चुके हैं। सो नेचुरली इस वजह से तो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में पीक किया ही है। लेकिन इससे बालतर होके ज़रूरी बात यह है, जिस भी वजह से उनका इंटरेस्ट पीक किया, ज़रूरी बात यह है कि कश्मीर का इशू जो बहुत अरसे से भारत ने, पाकिस्तान ये कहता रेज हो है गया है, कि बिल्कुल। वो एक इंटरनेशनल इशू है जिसको यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक तय पाना चाहिए। और अगर इसके अंदर इंटरनेशनल, क्योंकि भारत यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहा है, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इंटरनेशनल पावर्स को इसके अंदर असिस्ट करना चाहिए ताकि कश्मीरियों को उनका खुद हक खुद इरादियत मिले। भारत बहुत अरसे से और ख़ास तौर पे 2019 के बाद आर्टिकल 370A को एब्रोगेट करने के बाद भारत ये कहता है कि भारत का इंटरनल मैटर है कि इसके अंदर दुनिया को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने बात करनी है तो हम आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे और वो भी सिर्फ पाकिस्तान से करेंगे, इसमें कोई तीसरी ताकत इंटरफेयर ना करे। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है कि अमरीकी प्रेसिडेंट ने ना सिर्फ कश्मीर का नाम लिया, जिसको भारत अपना इंटरनल इशू कहता था, वो इंटरनेशनल इशू बन गया, बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं सालसी करने को तैयार हूं। यही तो वो बात थी जो पाकिस्तान की कश्मीर के अंदर एक वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स थे। हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इससे ज्यादा मैटर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ी खबरें आ रही है, पाकिस्तान ने तो सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही सीज फायर किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि कश्मीर को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीब में ये भी कहा कि हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ तिजारत को हमने बतौर हथियार इस्तेमाल किया कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि इंडिया के साथ तो ठीक है, उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के साथ तो उनका ट्रेड का इतना ज़्यादा हुजम भी नहीं है, तो ये मामला सिर्फ सिंपल ही है या इसके पीछे कुछ और भी मुहर्रकात हैं? ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने थ्रेटन किया ट्रेड का और जिसके बाद सब लोग मान गए। आई एम श्योर क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है, वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीन शख्स हैं, तो दुरुस्त बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेचुरली इसके अंदर इस तरह की बातें तो होंगी कि फिर कोई ट्रेड बेहतर हो पाकिस्तान की, कोई दीगर चीज़ें इकोनॉमिक साइड पे बेहतर हो, नेचुरली ये बात तो हुई होगी। लेकिन ये वैसे भी रीजन के इंटरेस्ट के अंदर था कि अगर भारत यहाँ पे जाहरियत ना करे तो पाकिस्तान तो बिल्कुल इसको ना शुरू करने में इंटरेस्टेड था इस जंग को, और ना ही चाहता था कि ये बिल्कुल, कोई हम पे तो देर मुसल्लत पा हुई जंग है। हो। हम तो सिर्फ भारत का जवाब दे रहे थे, अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रहे थे। अगर भारत अपनी जाहरियत ना करता तो हमने तो जंग शुरू भी नहीं करनी थी। बहुत अच्छा हुआ कि खत्म हो गई। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं क्या डू यू थिंक कि अमेरिका ने भारत को सेफ एग्जिट किया है? देखिए, हमें मेरा ख्याल है कि शायद किया है, लेकिन हमें इन चीज़ों को से बालातर होके इम्पोर्टेंट इश्यूज को सोचना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि भारत को सेफ एग्जिट फराहम किया है या पाकिस्तान किस तरह हमने लर्जा दिया सारे इस खत्ते को। ये बातें अच्छी बात है, ब्रवाडो होनी चाहिए। हमने इसको सेलिब्रेट किया कि भारत ने घुटने टेक दिए, वो गया अमेरिका के पास जिस वजह से सीज फायर हुआ। ज़रूरी बात यह है कि हम इस सीज फायर के पर्सपेक्टिव के अंदर, इस अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर क्या अचीव करेंगे। बिल्कुल। और बुनियादी तौर पे 3 बातें हैं जो हमें अचीव करनी चाहिए इसको जिस भी तरीके से अब आगे चलाया जाएगा। एक ये कि पाकिस्तान के पानी के अंदर भारत की मुदाखलत नहीं होगी। दूसरा ये कि कश्मीर का मसला अमेरिकन प्रेसिडेंट की सालसी के साथ या किसी और तरीके से यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक रिजॉल्व किया जाए। और तीसरा ये कि हम यहाँ से वहाँ दहशतगर्दी नहीं कर रहे, और अगर हो रही है किसी वजह से तो जो हम कर सकते हैं उसको रोकने में करेंगे। और भारत भी ये अब इंश्योर करेगा कि बलूचिस्तान में और सीपैक के राउट के ऊपर कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। एक म्यूचुअल टेररिज्म या इस तरह की कोई बात होगी। ये 3 इश्यूज, एक कश्मीर, एक पानी और एक ये बलूचिस्तान सीपैक, इन 3 चीजों बिल्कुल ऐसे। अच्छा बैरिस्टर, मुझे ये भी बताइएगा, हम आपसे भी इसका जवाब जानना चाहते हैं कि पहले ट्रंप कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के मसले में हम नहीं पड़ेंगे, इन दोनों को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, क्योंकि जब भारत ने हमला किया था तो उस वक्त तक तो पाकिस्तान खामोश था। लेकिन क्या फिर ऐसा अचानक हुआ कि ट्रंप को सालिसी भी करना पड़ी और अचानक से हमें शाम को 4:30-5 बजे ये ट्वीट भी ट्रंप की तरफ से आया कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ दोनों मुल्कों की क़यादत का कि उन्होंने सीज फायर कर लिया। अचानक से हुआ क्या होगा? मैंने जैसे भाई आपको पिछले सवाल के अंदर जवाब दिया कि मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, हमने कुछ ब्रवाडो शो करके सेलिब्रेट की अपनी विक्ट्री,
लेकिन यहाँ से आगे का सोचना चाहिए। वो क्या वजह हो सकती है, वो कौन सा ऐसा सीक्रेट है, वो हमने कौन सी ऐसी थ्रेट किया, वो इससे मेरा ख्याल है कि पब्लिक डिस्कोर्स की बातें नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से आगे के हालात बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि अब जो भारत का जंगी जुनून हमने देखा है, भारत को सिफारती महाज पर तो उसने तनहा कर दिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि तमाम अमल इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को मजीद क्या फ़ायदा हो सकता है? पाकिस्तान को इसके अंदर वैसे तो मिलिट्री फायदा या अस्करी फायदा तो जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन रियल फायदा मेरे ख्याल में इसमें यह है कि भारत की क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा। उसने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छी फौज है, अफवाज है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी ये बात गलत दुरुस्त नहीं निकली। जो उनके मीडिया ने इस पीरियड के अंदर किया, जिस तरह की फेक खबरें चलाई, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई। जिस तरह की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर राफेल के गिरने के बारे में छुपाने की कोशिश की, ये कह के लॉसेस आर पार्ट ऑफ वॉर, उनकी क्रेडिबिलिटीज कुछ खराब हुई। तो भारत की तो पूरा अटैक ही हमारे ऊपर एक नैरेटिव का अटैक था कि हमने पहलगाम करवाया और हम दहशतगर्दी करवाते हैं भारत के अंदर। इस पूरे एपिसोड में उनकी क्योंकि क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, इस वजह से उस नैरेटिव को भी ठेस पहुंची है। लोग अब शक की निगाह से देखते हैं कि अगर आप बाकी चीजों पे झूठ बोल रहे थे तो ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब, मच जाएंगे। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का सऊदीया का दौरा, उसके हवाले से भी बात कर रहे थे, और फिर थोड़ा सामने पाक भारत कशीदगी के हवाले से भी उनसे बात की। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक खवातीन व आज़ाद। अब मौसम की गर्मी भी बढ़ रही है, इसकी तपिश भी बढ़ रही है, और आपको ये थका भी देती है और क़ुव्वत मदाफ़त को भी मुतासिर करती है। पसीना ज़्यादा आने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा गर्मी का मौसम जिस्म से तवानाई भी छीन लेता है। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली चीज़ पेट और निज़ाम इंहज़ाम है। हर साल बढ़ते हुए दर्जा हरारत को देखते हुए अपने खाने की आदत को और ग़ज़ा का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस्म में और सेहत में काफ़ी तब्दीलियाँ भी इस हवाले से रोनुमा होती हैं। गर्मियाँ आते ही हमें किस किस्म की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, गर्मियों में हमारे पेट के दर्द की शिकायत का सामना हमें करना पड़ता है, इसके पीछे क्या अवामिल होते हैं, इसके अलावा गैस्ट्रिक इश्यूज़ के हवाले से भी हम बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे यार अब्दुल्ला बिन खालिद। आप जो है गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जब हम बात करते हैं ना गर्मियों के सीज़न की, आज भी टेम्परेचर 40+ है, तो वाई टू जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में पेट की बीमारियां ज़्यादा जन्म ले लेती हैं, फिर गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वाई डू गैस्ट्रिक इशूज वर्सन इन समर? प्रॉब्लम असल में ये है कि जो समर है, समर में लोग जाहिर है गर्मी में पसीने और इसका शिकार होते हैं, और वो चाहते हैं कि अपनी थर्स्ट को क्वेंच करें, यानी अपनी जो प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, उसको जनाब उसके लिए सद्देबाब करें। तो आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें जो फालसे का शरबत, तरबूज का शरबत, इस किस्म की गन्ने का शरबत, इस की चीज़ों की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। फिर जनाब इन हाइजीन बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अक्सर ये चीज़ें अनहाइजीनिक होती हैं। अनहाइजीनिक चीज़ों की वजह से उसके बाद पेट के अमराज फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनमें मुख्तलिफ किस्म के अमराज और मुख्तलिफ किस्म के जरासीम पाए जाते हैं। सैल्मोनेला टाइफी यानी टाइफॉइड कराने वाला जरासीम इन्हीं में पाया जाता है। इसी तरह के अनहाइजीनिक खानों में के जो जरासीम है यानी पेट से हटकर जनाब जिगर तक वो बात पहुंच जाती है। इसी तरह कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, ये बहुत ही यानी बाज़ औक़ात मुहलिक हो जाता है ये मर्ज, कि वो लूज मोशंस इतने आते हैं कि जनाब इंसान जो है ना वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हाइजीनिक कंडीशंस है जी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि पानी की कमी कितना ज़्यादा असर करती है, क्योंकि पानी की कमी से बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं आपको सर दर्द भी होता है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्दियों में हम पानी का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते और वो हमारी आदत बन जाती है, और गर्मियों में भी हम पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। ये कितना ज़रूरी है कि हम अपनी पानी की इंटेक को बढ़ाएं? जी, पानी का इंटेक तो यकीनन बढ़ाना चाहिए। पानी का इंटेक का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो अपना स्टमक इंटेस्टाइन से इतना नहीं है जितना किडनी से है। कि अगर हम देखते हैं कराची में तकरीबन हमारे सामने 2 साल पहले बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी और वो रमजान में थी। उस दौरान पानी की कमी की वजह से हीट स्ट्रोक हुए।
और हीट स्ट्रोक की वजह से घर भी मुतासर हुआ, गुर्दे भी मुतासर हुए और बहुत सारी जानें भी जो है वो गई। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ ही इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जो भी हम ले रहे हैं वो हाइजीनिक हो। अनहाइजीनिक चीजों से हाइड्रेशन को पूरा करना, तो ये तो हम मजीद बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं गोया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि डिहाइड्रेशन कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इसमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ में, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक ऐसे खाने हैं, कोई ड्रिंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है जो है गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से हमारी मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं? कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे इज्तनाब ज़रूरी है? देखिए, बात यह है कि यहाँ सारा का सारा मामला घूम फिर के हाइजीन पर आता है। एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रूट्स खाने में, यानी गर्मियों के मौसम में फ्रूट्स आमतौर पे जरा सड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा भी फ्रूट खाना, वो फ्रूट जो है वो सबब बनता है इस बात का कि जनाब वो पेट के अमराज शुरू हो जाते हैं। रही बात, गोश्त खाएं, सब्जी खाएं, दालें खाएं, बैलेंस डाइट लें, प्रोवाइडेड ये कि वो हाइजीनिक हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब है। फ्रूट यानी कैसे, सारा का फ्रूट सारा फ्रूट आप फ्रूट की बात कर रहे हैं तो गर्मियों में फ्रूट छोड़ देना चाहिए, मतलब जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, फिर कौन सा ऐसा फ्रूट है जो खाया जाए? गर्मियों में तो फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए। अलबत्ता फ्रूट के सड़ने आज है कि थोड़ी सी फ्रूट बहुत नाजुक चीज है। खासतौर पे आपने देखा होगा कि तरबूज से बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी लूज मोशन इतने शदीद होंगे कि जनाब ये थोड़ा सा भी इसमें सड़ावट आ जाए, थोड़ा सा भी गलावट आ जाए और ये सारा का सारा मामला शुरू हो जाता है। तो फ्रूट खाने जरूर है, बहुत देखभाल के ध्यान के साथ। लेकिन अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि गर्मियों की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, हेपेटाइटिस की बात है, फिर सर दर्द है और फूड पॉइजनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। सो आपने ये तो बताया कि हमें एहतियात करनी चाहिए, फ्रूट का इंटेक लेना चाहिए। हमें इसके अलावा किस किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए? जिस तरह हम जाते हैं, जंक फूड खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, एहतियात कहाँ पे करनी चाहिए हमें? जनाब, हमारा तो मामला ये है कि आजकल हवाई बिगड़ा हुआ है, यानी कि हर वो चीज की जाती है और हर वो चीज पसंद की जाती है जिसमें नुकसानात ही हो। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके पेट के निजाम अक्सर दाएं बाएं होते हैं जनाब, तो वो पूछो तो क्या, तो उनके घर वाले बताते हैं, आमतौर पे टीनेजर्स ज्यादा होते हैं, कि जी जिस दिन घर पे खाना पक जाए और बाहर कुछ ना हो तो जनाब इनकी हड़ताल होती है। तो बाहर के खाने आमतौर पर जो स्पाइसी और ऑयली मील्स होते हैं कि जिसमें रोगन और जनाब तेज मसाला जात, ये गर्मियों में खास तौर पर मैदे और आंतों की यानी खराबी का ये सबब बन जाते हैं, गर्मियों में ज्यादा और वैसे भी आमतौर पर। इसलिए एक जनरल बात ये है कि भाई जितना मुमकिन हो सके घर का साफ सुथरा खाना खाया जाए, चाहे आप कुछ भी खा लें। अलबत्ता जो बहुत ज्यादा रोगन है यानी बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये फिर पेट में रिफ्लक्स पैदा करता है, पेट की तेजाबियत, गैसेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़े हम देख रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है, जमाने में आज से 20-30 साल पहले चले जाइए, खाना सादा होता था, एक्सरसाइज ज्यादा होती थी। आज एक्सरसाइज है नहीं और जनाब वो यानी खाना इस किस्म का बहुत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि चूंकि ये सवाल मैं अपने मुतालिक भी पूछना चाह रही हूँ, जो चॉकलेट लवर होते हैं अक्सर कहा जाता है कि शायद चॉकलेट की वजह से भी गैस्ट्रिक इशू हो जाते हैं, तो क्या इज इट ट्रू? चॉकलेट की वजह से उन लोगों को जरूर इश्यूज होते हैं जिनका ऑलरेडी मैदा थोड़ा सेंसिटिव होता है। जिनका मैदा ठीक रहा होता है तो फिर उनको आमतौर पर अगर वो ज्यादा ना खाए तो नहीं हो। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे जो कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे और भी बहुत सारे इश्यूज़ हमने इनके साथ डिस्कस किए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।